आज का जो लेक्चर है वो देखो 3.1 का जो बाकी का पार्ट है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 6 क्वेश्चन यहाँ हमने कल 5 क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिया था। तो ये 6 क्वेश्चन देखो, अब इक्वलिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। मैंने कहा था करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, और इस तरह से हम आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है इस वाले क्वेश्चन में। इसी तरह 7 क्वेश्चन में आपको a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे। पहले 6 का थर्ड डिवीजन कर रहा हूं मैं। तो यहां से देखो कि x + y + z इक्वल्स टू आपके पास 9 है, क्लियर, और x + z इक्वल्स टू है 5। इसी तरह से y + z इक्वल्स टू है आपका 7। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड से x + z की वैल्यू मैं यहां देता हूं कितनी 5, तो y की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड y + 5 इक्वल टू 9, ठीक है। देन y इक्वल टू आपके पास हो गया 4, क्लियर। इसी की तरह से फिर हम फर्स्ट और थर्ड को यूज करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमारे को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। देखो क्या हो जाएगा, y + z की प्लेस पे 7 आ जाएगा, तो x + 7 = 9। देन x = यहां से 2 हो गया, ठीक है। y की वैल्यू मिल गई मेरे को, x की वैल्यू मिल गई, और ये दोनों वैल्यू को कहीं पे पुट कर दो। x की वैल्यू में यहां पुट कर देता हूं, y की वैल्यू z की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां देखो आप फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कोई सी में पुट कर दो, सेकंड में कर दो, थर्ड में कर दो, किसी में वैल्यू पुट कर दो। तो यहां से देखो x की वैल्यू आपके पास 2y + z = 5, देन z = आपके पास आया 3। बस ये हमें फाइंड करना था, ठीक है। इसी तरह से 7 क्वेश्चन में का बहुत सीधी सी एक्सरसाइज है, तो ज्यादा प्रॉब्लम आगे दिमाग वाली नहीं चाहिए। तो 7 क्वेश्चन को यहां से देखो a - b = -1, क्लियर, और 2a - b यहां से इक्वल टू है 0। तो इन दोनों से कैसे भी करके हमारे को जो है a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। तो a और b की वैल्यू देखो आप क्या होगी, इन दोनों को मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसको क्या होगा, इक्वेशन देखो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैंने इसमें से माइनस किया, तो ये a इक्वल टू बन गया, a इक्वल टू -1 आ गया, क्लियर। a की वैल्यू मिल गई कैसे, देखो यहां से इसमें से इसको माइनस किया, तो ये सेम साइन है तो कैंसिल हो गया, 2a - a, ओनली a बचा, और 0 माइनस सॉरी यहां -1 है अगर, तो ये +1 आएगा, 0 माइनस -1, तो ये प्लस का 1 हो गया, ठीक है ना। तो ये a जो है प्लस का 1 आ जाएगा। अब b की वैल्यू निकालनी है, तो पुट a = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 1 पुट किया मैंने यहाँ पे, 1 - b = -1, देन b = हो गया आपके पास 2। 1 को उधर ट्रांसफर करके -2 माइनस कैंसिल, b = आपके पास आया 2, ठीक है। अब हमारे को निकालना है c और d की वैल्यू। तो देखो सिंस 2a + c = आपके पास 5, a की वैल्यू लेते हैं 1, तो 2 × 1 + c = 5, और c = आ गया यहाँ से आपके पास 3, क्लियर। अब d की वैल्यू निकालनी है, तो सिंस 3c + d = 13, c की वैल्यू पुट कर दो आप 3, तो 3 × 3 + d = 13, देन d = यहाँ से 13 - 9, तो ये आपका बच गया 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 इस तरह से आपकी जो है ये आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है आपकी वो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। बाकी के जो क्वेश्चन है, बाकी के जो क्वेश्चन है उनमें उनको आप खुद करोगे। 8 क्वेश्चन में जो है वो पूछा है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है A, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब m = n, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो C वाला से सीधे आंसर आ जाएगा। 9 में हमारे को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वलिटी वाला कांसेप्ट
तो आप फाइंड कर लोगे। 10th वाला, 10th वाले में ये बोल रहा है कि आपका ऑर्डर कोई एक मैट्रिक्स है, मान लो कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 × 3, क्लियर? उसमें आपको दो ही नंबर इंसर्ट करने हैं, एक तो दो ही नंबर है आपके पास 0 और 1, ठीक है ना? 0 और 1 दो ही नंबर है, दो नंबर को कितने तरीके से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका जो है दो नंबर है, तो एक नंबर के पास एक ही ऑप्शन है और दूसरे के पास एक के पास दो ऑप्शन है, एक के पास एक ऑप्शन है, तो टोटल एक के पास कितने ऑप्शन है 2, तो इस तरह से 9 स्पेस है हमारे पास, टोटल स्पेस कितने हैं 9, तो 2⁻9 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि जितने नंबर हमारे पास इंसर्ट करने के लिए है तो उनकी पावर जितने प्लेस है वो आपका आ जाएगा, ठीक है ना? a⁻n, a तो आपका कितने नंबर आपके पास इंसर्ट करने के लिए है वो, और n कितने प्लेस पे इंसर्ट करना है, तो 2⁻9 इसका आंसर हो जाएगा। 2⁻9 को आप सोल्व कर लेना, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर? 2⁻9 जो है वो ऑब्वियसली आपका 512 होगा, तो डी वाला इसका जो है आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से आपकी ये जो है 3.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। अब हम 3.2 एक्सरसाइज देखते हैं, जिसमें आपका जो है पहले उसके कांसेप्ट की बात करते हैं। उसमें सबसे मेनली आपका जो है मैट्रिक्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये तीन चीजें हैं, ठीक है? और इन तीन चीजों पे डिपेंडेंट आपकी जो है 3.2 है, और इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन, आपको जो सीखना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स के अंदर सबसे मेन चीज है मल्टीप्लिकेशन, वो आपको आ गया तो पूरी मैट्रिक्स आपकी क्लियर है, क्लियर? तो अब देखो आप नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे जो हमारा कांसेप्ट है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा कोई खास टिपिकल आपको सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको सिंपल एडिशन, जिस तरह से हम सिंपल एडिशन करते हैं उसी तरह से आपको सिंपल सा यहाँ पे एडिशन होगा, ठीक है ना? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसमें ध्यान रखना है हमारे को, जो एलिमेंट यहाँ पर है इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ये ऐड होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपका जो इसका ऑर्डर है एडिशन करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जो ऑर्डर है वो दोनों ऑर्डर जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए। जिन दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं, जिन दो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना? इनका अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए। m1 * m1 शुड बी इक्वल टू m2 * m2, ऑर्डर सेम होना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, अदरवाइज हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? अब देखिए दोनों ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर भी कितना है 2 * 3 और इसका ऑर्डर भी आपका 2 * 3, तो हम दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज अगर इनको कोई भी ऑर्डर में थोड़ा डिफरेंस है, अगर ये 3 * 2 है, सपोज कि इस तरह से है, इस तरह से है, तो हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑर्डर अगर सेम है तो इनको ऐड कर सकते हैं। तो अब देखो एडिशन कि a + b क्या होगा, देखो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें को ऐड करना है, इसको इससे ऐड करेंगे तो -2 और -1 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, 3 - 3 0, 1 + 1 2, -4 इसमें ऐड होगा तो ये -2 0 -2 तो ये आपका a + b होगा, क्लियर? तो ध्यान रखना है कि एडिशन का वही सिंपल सा रूल है, जिस तरह से हम सिंपल एडिशन करते हैं वही अभी यहाँ पे रूल अप्लाई होना है। बस एक चीज ध्यान रखना है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ठीक है? 1 1 वाला 1 1 में ऐड होगा, 1 2 वाला 1 2 में ऐड होगा, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्लियर है? तो ये a + b है। इसी तरह से अगर a - b करना है, अब यहां हम ये दे सकते हैं कि मैंने a + b करो या b + a करो, बात एक ही है, ठीक है? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि आप a + b = b + a, इसका मतलब यहां पे कम्यूटेटिव रूल अप्लाई होता है। इसी तरह से एसोसिएटिव रूल भी इसमें एडिशन में अप्लाई होता है। लेकिन a - b करेंगे तो इसमें से ये नंबर माइनस होगा, तो देखो क्या आएगा, a - b 2 - -1 तो 3 आ जाएगा, ठीक है? 1 - 0 1 आएगा, 3 - -3 6 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, -4 -2 आपको -6 हो जाएगा, 0 - 2 तो आपको +2 हो जाएगा। ये आंसर होगा a - b का। वही सिंपल सा माइनस,
इसमें से इस डिजिट को डिजिट को माइनस किया, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो b माइनस ए वो आपका इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि फिर ये पॉजिटिव रहेगा और ये माइनस होगा, ठीक है ना। -1 -2 तो आपका -3 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम ये लिख सकते हैं, लेकिन -a -b ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, माइनस और प्लस करने के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपका रूट इनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, और वही करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में सिंपल सिंपल आप एडिशन करेंगे। इसके बाद अपने नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, देखो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स को, मतलब मान लो जैसे इसी में से एग्जांपल लेता हूं, a इक्वल टू आपका यही है 2 1 3, ये एक मैट्रिक्स है। इसको किसी स्केलर का मतलब कोई भी किसी भी नंबर बाहरी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसके सारे सभी डिजिट्स को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना, सभी नंबर्स को वहां पे मल्टीप्लाई करना हो जाएगा 4 2 6 2 -8 0, ये आपका इसका आंसर है। इसी तरह 3 से करना है तो 3 से कर दो, k से करना है, k का मतलब कोई भी कांस्टेंट से करना है तो वहां से मल्टीप्लाई करो। कॉमन निकालना है अगर तो भी सभी डिजिट्स से अगर कॉमन आ रहा है तो हम बाहर निकाल सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से हमें स्केलर क्वांटिटी से अपन मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। इसके बाद आपका आएगा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वो मैं आपको बताता हूं, वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, अगर वो आपको समझ में आ गया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर समझ में आ गया तो इस पूरे एक चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट आपका चीज यही है, और ये आपको सीखना ही होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। और ये आपको अगर ये डाउट है अगर किसी दिमाग में कि हो सकता है कि हमारा सिलेबस कुछ कम हो, ठीक है ना, इस लॉकडाउन की वजह से कुछ सिलेबस हमारा कम हो सकता है, 90% चांस है कि कम होगा कुछ ना कुछ तो, ठीक है ना। लेकिन ये हमारे जो बेसिक चैप्टर है, जैसे हमने सेकंड किया है, फिफ्थ किया है, सेवंथ किया है, और ये जो थर्ड हम कर रहे हैं, ये सभी आपके बेसिक चैप्टर हैं, ये कभी ये स्किप नहीं हो सकते, ठीक है। इनके जो इम्प्लीमेंटेशन है, इनके जो एप्लीकेशंस है, उनमें से कुछ कम होगा, जैसे 6th चैप्टर है उसमें से कुछ कम हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से आपका जो 8th और 9th चैप्टर है वो एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है, तो उनमें से कुछ कम हो सकता है, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो बेसिक चैप्टर है, इनमें से कभी कुछ कम नहीं होगा। तो अब हम आते हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर मान लो कि A मैट्रिक्स है कोई इस तरह की जिसका ऑर्डर है m1 n1, ठीक है ना, और B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m2 n2, ठीक है। पहली चीज तो कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसकी कैसे पता लगेगा कि अगर हमको A भी फाइंड करना है, A भी फाइंड करना है, ठीक है, और एक B फाइंड करना है, दोनों में से कुछ भी, A को B से मल्टीप्लाई करना है और B को A से मल्टीप्लाई करना है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों कभी भी इक्वल होने नहीं होंगे, ठीक है। अब A को B से मल्टीप्लाई करना है, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती, ये हमको चेक करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैंने रूल बताया कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तो वो आपस में ऐड हो जाएंगी। लेकिन मल्टीप्लाई होने के लिए क्या रूल है, मल्टीप्लाई होने का रूल ये है कि जो मैट्रिक्स पहले है उसके तो कॉलम, ठीक है ना, n1, और जो मैट्रिक्स सेकंड नंबर पे है उसके रो, नंबर ऑफ रोज, वो दोनों आपके जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो रूल्स मैंने लिखा टू मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, n1 शुड बी इक्वल टू m2। n1 मैंने पहले वाली मैट्रिक्स को कॉलम को n1 दिया और बाद वाली को m2 n2 दिया। तो अगर हमें a भी फाइंड करना है तो उसके लिए पहले ये रूल होना चाहिए कि इसके अंदर जितने कॉलम है वो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, समझ में आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करने के लिए जो पहले मैट्रिक्स लिखी उसके कॉलम और बाद वाली मैट्रिक्स की रोज इक्वल होनी चाहिए, क्लियर। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स है 3 into 2, पहली A का ऑर्डर है 3 into 2, ठीक है, और B का ऑर्डर है 2 into 4। क्या दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है, तो मैंने क्या रूल बताया, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए,
जो कि है, तो ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर है? ये दोनों आपस में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे आराम से। अगर इसमें नंबर ऑफ रोज, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ ए भी आ जाएगा। ए भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? क्या बी ए फाइंड कर सकते हैं? अब बी ए फाइंड करने के लिए इसके हमारे को रो कॉलम देखने होंगे। इसमें कॉलम कितना है? 4 है, ठीक है? इसकी रो कितनी है? 3 है। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो बी ए जो है हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना? बी ए हम फाइंड नहीं कर सकते, ए भी हम फाइंड कर सकते हैं लेकिन बी ए फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस है। तो मल्टीप्लाई करने का रूल मैंने बता दिया है कि जो पहले मैट्रिक्स लिखी हुई है उसके कॉलम और बाद वाले के रो इक्वल होनी चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आगे आते हैं कि उसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, हमने ए बी फाइंड किया है, ए बी का आंसर जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? जो ए बी आएगा उसका आंसर का ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा जितने इसके अंदर रो है और जितने इसके अंदर कॉलम है वो इसका ऑर्डर होगा m1 into n2। ये ऑर्डर होगा आंसर मैट्रिक्स का। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ए बी मैट्रिक्स आएगी, आंसर आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? m1 into n2। ठीक है? ये चीज मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से समझाई थी कि जो ऑर्डर होगा m1 into n2। ये 99.99% चांस है कि 1 मार्क्स का ऑर्डर से रिलेटेड इक्वेशन आएगा। 100% मान के चलो आपकी मल्टीप्लाई में आपका जो है मल्टीप्लाई करके कुछ देगा और उसमें ऑर्डर से रिलेटेड कोई इक्वेशन आएगा, ठीक है ना? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव इक्वेशन आएगा 100%, तो उसका ऑर्डर होगा m1 into n2। तो ये दोनों रूल, एक ये वाला रूल और एक ये वाला रूल, इन दोनों रूल को हमारे याद रखना है। इस तरह से आप नोट कर लेना तो अच्छे से, ठीक है? अब आते हैं एग्जांपल पे। मैंने ये कुछ मैट्रिक्स लिखी है यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से ये मैट्रिक्स लिखी है, 6 मैट्रिक्स। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हम कौन-कौन से इसमें से मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं? दो के मल्टीप्लाई बताओ और कौन किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या हम ए बी कर सकते हैं? पहले ए बी चेक करते हैं, क्या ए बी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? देखो इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 3 और इसका ऑर्डर भी 2 into 3। रूल क्या है? इसके कॉलम्स और इसके रोज इक्वल होने चाहिए। क्या है इक्वल? या इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है 3 और इसके नंबर ऑफ रोज है 2, इक्वल नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ए बी हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है? फिर आते हैं हम बी सी, क्या बी और सी फाइंड कर सकते हैं? ठीक है? तो इसका ऑर्डर 2 into 3 है, इसका ऑर्डर 3 into 2 है, ठीक है? इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है, हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? फिर इसी तरह से हम आते हैं एसी पे। एसी में भी सेम चीज है, तो एसी भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? इनका अपोजिट करते हैं, क्या सी बी फाइंड कर सकते हैं, उल्टा इसका अपोजिट करना है आपको। तो अपोजिट करना है तो सी पहले लिखा है तो इसके कॉलम्स यानी कि 2 और इसकी रो 2 इक्वल है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? फिर आते हैं हम ए डी पे। ए के साथ चेक करना होगा, ए के साथ डी को चेक करना है, क्या हम कर सकते हैं? इसका ऑर्डर कितना है? 3 into 1। इसके कॉलम 3 उसकी रो 3 इक्वल है, तो एडी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? ए के साथ कॉम्बिनेशन देखते हैं, ए ई फाइंड कर सकते हैं क्या? ए ई, ये रूल अप्लाई करना है बस। क्या ए और ई को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इसका ऑर्डर 2 into 3 और इसका ऑर्डर है आपका 2 into 2। इसके कॉलम्स 3 है और इसके कॉलम जो 2 है, इसकी रो जो 2 है वो सेम नहीं आ रही, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसको f के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका ऑर्डर कितना है? 1 into 3। तो इसके कॉलम जो है वो 3 है, इसके रो है जो 1 है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो a f भी हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस तरह से मैंने आपको ये चीज समझाने की कोशिश की कि क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको पता लगाना है, ठीक है? तो इस तरह से जो है आपके जो बेसिक कांसेप्ट है वो आपके कंप्लीट हो रहे हैं। और मल्टीप्लाई करना, ये तो मैंने अभी बताया है कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो उसका आंसर आएगा, उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये चीज समझाइए। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो मैं समझा रहा हूं आपको। देखो अब देखो आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब देखो कैसे करना है, पहले तो चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसका ऑर्डर क्या है आपका 2 into 3,
3 into 2 और इसका ऑर्डर क्या है आपका 2 into 3। देखो और इसके कॉलम और इसके रो इक्वल आ रही है। अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3 into 3 का आएगा। मैंने कहा था ना इसकी तो रो लेनी है, इसके कॉलम सेट है m1 into n2, दैट इज आपका 3 into 3 का आंसर आएगा। क्लियर? ये तो आपको पता चल गया कि 3 into 3 आपके जो आंसर आएगा। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, हमारे को इधर से लेना है रो, इस तरह से चलेंगे हम और इधर चलेगा आपका कॉलम। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से a11 जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट रो से और फर्स्ट कॉलम से आएगा, यानी कि ये वाली रो और ये कॉलम। इससे अलावा फर्स्ट एलिमेंट आएगा ओनली। तो देखो कैसे करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 1 से, 2 into 1 2, इस 1 को मल्टीप्लाई करना है इससे -1 और इनको दोनों को ऐड करना है, तो -1 1 into 1 -1 -1 कर दिया। ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सेकंड एलिमेंट क्या होगा आपका a12 उधर, तो उसमें फर्स्ट रो यानी रो तो आपकी ये रहेगी और कॉलम कौन सा हो जाएगा सेकंड। क्लियर है? कॉलम हम इधर से लेंगे और रो इधर से लेंगे। तो a12 फाइंड करना है तो इसकी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो यानी कि इसको वापस से इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को 0 से और 1 को 2 से। तो 2 को 0 से किया 0 और 1 को 2 से किया तो +2। फिर आपका a13 एलिमेंट वही आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अब आपका कॉलम जो है वो थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला कॉलम। तो 2 को 1 से किया और 1 को 1 से, तो 2 + 1। अब हमारा जो एलिमेंट आएगा वो 2 1 यानी कि आपकी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम वापस से, ठीक है। अब रो आपकी जो है ये नहीं हो करके ये वाली रहेगी, इसका वही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 3 into 1 आपका 3 प्लस 2 into -1 -2। क्लियर? फिर रो आपकी क्या रहेगी सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 3 को 0 से किया 0 और 2 को 2 से किया तो +4। फिर आपका सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 3 into 1 और 2 into 1। क्लियर? फिर ये तो 2 3 है गया। अब हम फाइंड करेंगे 3 1 a31, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम वापस थर्ड रो से लेगा। अब ये हट गया थर्ड रो, वापस वही फिर इसको a1 कॉलम से एक बार इस कॉलम से एक बार इस कॉलम से करना है। तो -1 को 1 से किया तो -1, 1 को -1 से किया तो -1, फिर -1 को 0 से 0 प्लस 1 को 2 से 2, फिर -1 को -1 से और 1 को 1 से, तो -1 + 1। ये आपका आंसर आ गया। इसको ऐड करके लिख लो, यही हमारा आंसर है। तो आंसर क्या आया देखो 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे देखो ये 3 into 3 की मैट्रिक्स आ गई। मैंने कहा था आपको क्या ऑर्डर होगा इसका 3 into 3, ये 3 into 3 की मैट्रिक्स है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। इधर से आपको फर्स्ट रो लेनी है, फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, एक एक एलिमेंट आपका आता जाएगा और इनको सॉल्व करके लिख लो, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपको मल्टीप्लाई करना आपको जो मैं सिखाना चाह रहा था। और ये सब चीजें अपन ने जो है ऑफलाइन क्लास में कर ली है, एक तरह से रिवीजन चल रहा है, तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और कुछ बच्चे नहीं आए थे तो वो इस क्लास में देख लें, ठीक है। अब एडिशन वाली बात हुई, तो एडिशन तो आपने बताया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इसके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन वो आप खुद करके आओगे, ठीक है ना। होमवर्क है आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। इसके कुछ क्वेश्चन जो है हम कल करेंगे और उसके बाद ये कल आपको जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। क्लियर? तो आज की इतना काफी है। थैंक यू।